सौर मंडल में जो भी होता है उसकी इंसानी सिस्टम के काम करने में बहुत अहम भूमिका है। आप अस्थिर हो सकते हैं, भटक सकते हैं या जान भी जा सकती है। नहीं, ग्रहों के बहाने बनाना बंद कीजिए। समय वो है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ थाम कर रखता है। यहां तक कि ग्रेविटी भी समय का ही एक बाय प्रोडक्ट है। खैर, अगर ये आपके लिए बहुत ज्यादा है, जब बाकी दुनिया सोचती थी कि दुनिया चपटी है, वे बिना टेलीस्कोप के भी इतना कुछ जानते थे। हमने एक ऐसा कैलेंडर डिजाइन किया जो सिर्फ दिन नहीं गिनता, बल्कि ब्रह्मांड की ज्यामिति का नक्शा बनाता है। अगर आप जरूरी काम करें और अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाएं, तो आप देखेंगे मैं इक्विनॉक्स को नमन करता हूं, क्योंकि मेरा जीवन, अगर मैं इसे अपना जीवन कह सकूं, उस दिन गायब हो गया। मैं विषुव की संतान हूं। नमस्कारम। 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं उससे जिसे हम समय कहते हैं, और साफ कहें तो समय को लेकर मानव समाज के अनुभव का एक खास पहलू यानी कैलेंडर को लेते हैं। जब आप कहते हैं समय, तो ज्यादातर लोग दीवार पर या अपनी कलाई पर बंधी घड़ी या फिर आज के दौर में अपना फोन देखते हैं। हां, समय का एक पहलू है मापना, विभिन्न चक्रों के लिए एक संकेतक के रूप में। प्रकृति के चक्र और इंसानों के बनाए चक्र। इसका मतलब आपको कब ऑफिस पहुंचना है, कब अपने बिल भरने हैं, या कब आपकी ईएमआई बाकी है। दुर्भाग्य से, क्योंकि हमारा तथाकथित आधुनिक समाज विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा डूबा है, इसलिए समय की हमारी पूरी समझ इसी बात पर आधारित है कि हमें कब, कैसे और कौन सा आर्थिक काम करना है। ज्यादातर लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि फूल कब खिलेंगे या मॉनसून कब आएगा। अगर फूलों की बात होगी तो इसलिए कि फूलों को बेचने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर मॉनसून की बात करेंगे तो बुवाई या कटाई के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। सब कुछ बस इकोनॉमी और आजीविका कमाने तक सीमित है। मुझे इकोनॉमी या आर्थिक प्रक्रिया से कोई परेशानी नहीं। समय का व्यवहारिक उपयोग अपनी जगह है, लेकिन उसकी वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। लेकिन समय को, जो अस्तित्व की बहुत गहरी घटना है, उसे सिर्फ लेन देन के हिसाब किताब तक सीमित करना, यह जीवन में गंभीर गलती है जो हमने पिछले कुछ दशकों में की है। इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है आजीविका। एक समय था जब जीवित रहने का मतलब था घर और खाना। आज भोजन और घर की व्यवस्था और ज्यादा व्यवस्थित होती जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ये चीजें ज्यादा जटिल और महंगी होती जा रही हैं। इन चीजों का होना ठीक है, लेकिन इन्हें आपका जीवन तय करने वाली चीज नहीं बनना चाहिए। आप किस तरह का खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं या कैसे घर में रहते हैं, हर कोई इन चीजों को अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करता है, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपको सीमित करें। ये केवल आपके जीवन में आपको सहारा देने के लिए है। आप ऑफिस पैदल गए, साइकिल से गए या कार चलाकर गए, ये बस अलग अलग लोगों की धन अर्जित करने की क्षमता, उनके अपने चुनावों, उनके फैसलों और जीवन में उन्हें मिले अवसरों का ही सवाल है। लेकिन असल में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहां पहुंच गए। यात्रा का साधन तो बस सतही बात है। जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा ही है, लेकिन इन सतही चीजों ने हमारे दिमाग में इतनी जगह ले ली है कि जीवन की बुनियादी बातें पूरी तरह से भुला दी गई हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि समय अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है। योगियों ने हमेशा समय को सृष्टि के आधार के रूप में देखा है। समय लगातार बीत रहा है, उसे बांधा नहीं जा सकता। इसमें कोई पॉज बटन नहीं है और ना ही कोई रिवाइंड की सुविधा है। वो समय ही है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ थामे हुए है।
यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण भी समय का ही एक बाय प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा बल है जो समय और स्थान के संबंध को संभालता है और समय या काल को एक्सप्रेशन की अनुमति देता है। आप जानते हैं, कई बार मैं आपसे कहता हूं कि समय का अनुभव इस बात से तय होता है कि आप टॉयलेट के दरवाजे के किस तरफ हैं। जो लोग अंदर हैं वे कहेंगे बस 1 सेकंड, लेकिन आपके अनुभव में वो 1 सेकंड एक युग जैसा लगता है। तो समय या समय का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं। अगर आप अपने अंदर किसी बहुत ही दुखद या विवश करने वाली स्थिति से गुजर रहे हैं तो मिनट भी सालों जैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप किसी बहुत ही सुखद और अद्भुत अनुभव से गुजर रहे हैं तो साल भी सेकंड की तरह बीत जाएंगे। यही इंसानी अनुभव है। खैर, और भी बुनियादी स्तर पर हम देखते हैं कि जब काल की अंधकार भरी शून्यता में गूंज उठती है और वो रूप लेती है, तब भौतिक अस्तित्व की शुरुआत होती है। खैर, अगर ये आपको बहुत ज्यादा या बहुत दूर की बात लग रही है तो अपने रोजमर्रा के अनुभव में आप समय को अपने अंदर और अपने आसपास होने वाले बदलावों के तौर पर अनुभव करते हैं। अगर पृथ्वी एक बार घूमती है तो आप उसे एक दिन कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो हम उसे 1 महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है तो हम उसे 1 साल कहते हैं। इस तरह भौतिक दुनिया के सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पहलू तक हर चीज का स्वभाव चक्रों में घूमना है। और क्योंकि ये मानव शरीर इसी ग्रह का एक टुकड़ा है और ये ग्रह सौर मंडल में बस एक छोटा सा कण है, सौर मंडल की कार्यप्रणाली स्वाभाविक रूप से मानव सिस्टम को चलाने में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आप कैलेंडर को देखें तो आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जो असल में एक खिचड़ी है। आपको समझना होगा कि ये कहां से आया है। इसकी शुरुआत रोमन साम्राज्य से हुई थी। खैर, ये दावा किया जाता है कि दुनिया में बहुत सी चीजें, लगभग सब कुछ रोमन अंपायर से आया है, क्योंकि उस क्षेत्र में इससे पहले जो कुछ भी था उसे रोमन साम्राज्य ने मिटा दिया था। मुझे पता है, मिटा देना आज की दुनिया में एक पसंदीदा शब्द बन गया है। इस कैलेंडर का मूल इरादा टैक्स वसूली को आसान बनाना था। कैलेंडर शब्द खुद कैलेंडे से आया है, जिसका उच्चारण कैल लेन डे है, जो कि वो दिन होता था जब कर्ज की वसूली होती थी। इस दिन नागरिकों को रोमन राज्य को टैक्स देना पड़ता था। ये एक ऐसा कैलेंडर था जो बाजार द्वारा बनाया गया था और बाजार के लिए बनाया गया था। ये अंकों की एक सुविधा है जो ब्रह्मांड की व्यापक ज्यामिति को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। ये इंसानी दिमाग में बस एक मानसिक बदलाव था जो तब उपयोगी था जब आप 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में कोई बैंकर या अकाउंटेंट होते। लेकिन इंसानी अनुभव के मामले में ये पूरी तरह से अधूरा है। ये इस बात को पूरी तरह से अनदेखा करता है कि ये मानव सिस्टम कैसे उस विशाल ब्रह्मांड की एक परछाई है, खास तौर पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का असर। जब आप पूर्वी दुनिया में उपयोग होने वाले कैलेंडरों को देखते हैं, विशेष रूप से हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर को, तो ये एक पूरी तरह से अलग अप्रोच है। अतीत के रहस्यवादियों ने जिन्होंने ये कैलेंडर तैयार किए, उन्हें टैक्स वसूलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो इंसान के भीतर के विकास में रुचि रखते थे। उन्होंने इस बात को पहचाना कि ये इंसानी तंत्र अलग से चलने वाला कोई बुलबुला नहीं है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 8000 से 12000 साल पहले पहला हिंदू कैलेंडर बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इसे तब से किसी सुधार की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन है। ये ब्रह्मांड और उस सौरमंडल का ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अंदाजा लगा रहे हैं और गणना कर रहे हैं। हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन से भले ही आप पूरा दिन उस घोंसले में बंद रहें जिसे आप अपना अपार्टमेंट या ऑफिस कहते हैं, लगातार 25 डिग्री की एयर कंडीशनिंग में, तो भी ब्रह्मांड में जो कुछ होता है, या कम से कम सौरमंडल में जो होता है, या इस ग्रह पर जो भी होता है, उसका असर आपके सिस्टम पर पड़ता है।
अगर आप खुद पर जरूरी काम करके अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाए तो आप देखेंगे कि मानव तंत्र विशाल ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप है। योग विज्ञान में हम कहते हैं अंड, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। वो तत्व जो इस जीवन को, व्यक्तिगत इंसान को और ब्रह्मांड को बनाता है, वे एक ही चीज की 3 एक्सप्रेशन हैं। वे सभी समय के एक ही तालमेल में हैं। खैर, इसका एक जाना माना उदाहरण है 108, नंबर 108। इंसानी शरीर के 114 चक्रों में से 2 शरीर या शारीरिक ढांचे से बाहर है। शारीरिक ढांचे के भीतर पाए जाने वाले जो 112 चक्र हैं, उनमें से केवल 108 चक्रों पर ही काम करने की जरूरत होती है। अगर आप इन 108 चक्रों को सक्रिय करने में सफल हो जाएं, तो बाकी 4 नेचुरल तौर पर खुल जाएंगे और अपने आप काम करने लगेंगे। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से अगर आप रुद्राक्ष या किसी भी तरह की माला या गारलैंड या मान लीजिए कोई नेकलेस पहनते हैं, जैसा कि पश्चिम में कहते हैं, तो उसमें 108 मन के होते हैं और इसका उपयोग गिनती के लिए भी किया जाता है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या किसी ऊर्जा क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं, तो ये 108 बार होती है, क्योंकि इंसान को 108 चीजें करनी होती हैं। अगर कोई मानव तंत्र पर संपूर्ण महारत हासिल करना चाहता है तो उसे यही करना होगा। ये चीज सौर मंडल में बहुत खूबसूरती से प्रकट होती है, या यूं कहें कि इसने सौरमंडल से इंसानी सिस्टम पर भी बहुत शानदार तरीके से अपनी छाप छोड़ी है। सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का 108 गुना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के डायमीटर का 108 गुना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा के डायमीटर का 108 गुना है। तो क्या यह अद्भुत नहीं है? हमारे चारों ओर की सृष्टि का सारा गणित, जिसे हम उस अंतरिक्ष में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब इंसानी सिस्टम में छपा हुआ है। यानी अगर आप इस सिस्टम पर पर्याप्त ध्यान दें तो सौरमंडल की पूरी ज्यामिति और गणित हमारे लिए यहीं मौजूद है। और ये सब भारतीय योगियों और रहस्यवादियों ने गैलीलियो के जन्म से पहले ही देख लिया था। जब बाकी की दुनिया यही सोच रही थी कि दुनिया चपटी है, इन लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की सटीक दूरियां कितनी हैं और चंद्रमा के इन चक्करों और ग्रह की गति के बीच वास्तव में क्या संबंध है और यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। और सबसे अविश्वसनीय बात जो मुझे लगता है कि आधुनिक विज्ञान में हमें 20वीं सदी में जाकर पता चली कि ग्रहों के घूमने में एक प्रीसेशन होता है। हम कुछ समय बाद इस प्रीसेशन पर बात करेंगे, क्योंकि हमने इस तरह के कई पहलुओं को पहचाना। इस संस्कृति में हमने एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया जो केवल दिनों की गिनती नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का नक्शा बनाता है और बताता है कि हम अपने कल्याण के लिए इस ज्यामिति के साथ खुद को कैसे तालमेल में ला सकते हैं। खैर, हिंदू कैलेंडर में माने जाने वाले 9 पारंपरिक ग्रह, यानी हम पर और पृथ्वी पर पड़ने वाले 9 प्रभाव, इसमें राहु और केतु भी शामिल हैं, जो कोई भौतिक ग्रह या उपग्रह नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां हैं, जहां वो चंद्रमा के किसी हिस्से को या सूर्य के किसी हिस्से को ढक लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये आंशिक या पूर्ण ग्रहण का कारण बनता है, क्योंकि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी नोड्स पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक खास स्थिति में होते हैं। तो राहु मौजूद हैं और हर दिन राहु काल होता है। कई लोग इसे लेकर बहुत भाग्यवादी हो गए हैं कि अभी राहु काल चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। ये उस बारे में नहीं है। ये आपके किए या न किए जाने वाले हर काम के लिए सितारों या ग्रहों को दोष देने के बारे में नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी गलत है वो ग्रहों के कारण नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उन चीजों के प्रति आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बढ़ाने के बारे में है। जब आप इनके प्रति जागरूक होंगे तभी आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे
और जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करेंगे, तब आप देखेंगे कि किसी के जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आए, उनसे सबसे अच्छी तरह कैसे निपटा जाए। आप अचानक सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन ये सीख सकते हैं कि मौजूदा स्थिति से कैसे फायदा लें। यह ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल तंत्र है। अगर आप खुद को इस तंत्र के अनुकूल ढाल लेते हैं तो यह आपके लिए काम करेगा। आपका जीवन एक डांस बन जाएगा, क्योंकि आपने इसकी सवारी करना सीख लिया है। अगर आप खुद को नहीं ढालते तो ये आपके खिलाफ काम करेगा। यह समय के ये चक्र आपको कुचल देंगे। आप क्या चाहते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए काम करे या आपके खिलाफ? खैर, ब्रह्मांड ना तो आपके लिए काम करेगा और ना आपके खिलाफ। ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सृष्टि से तालमेल बैठाना आपका काम है। अगर आप सृष्टि के साथ तालमेल में हैं तो हम कहते हैं कि आप योग में हैं। आपने खुद को जोड़ लिया है। योग शब्द योग से आया है। आपने खुद को सृष्टि से जोड़ लिया है, और अगर संभव हो तो सृष्टि के स्रोत से भी। तो विशाल ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल के बारे में हिंदू कैलेंडर के अंदर बहुत सी परतें हैं, लेकिन हम इसके एक सरल रूप को देखेंगे जो कि लूनी सोलर कैलेंडर है, जो मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों से जुड़ा है। इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज भी कैलेंडर के थोड़े अलग अलग रूपों का लगातार पालन किया जाता है। तमिल लोग पूरी तरह से सौर कैलेंडर का पालन करते हैं। देश के अन्य हिस्से ज्यादातर जटिल लूनी सोलर कैलेंडर का पालन करते हैं। चंद्र कैलेंडर चंद्रमा के चक्रों के अनुसार चलता है। सौर कैलेंडर ग्रह के साथ सूरज के संबंध को ध्यान में रखता है। लूनी सोलर कैलेंडर या पंचांग चंद्र और सौर चक्र दोनों का एक जटिल मिश्रण है। क्योंकि ये सभी गतिशील चीजें हैं, इसलिए पंचांग एक जटिल ज्यामितीय प्रक्रिया है, जिससे गणना करके ये समझ सकते हैं कि साल, महीने और दिन के अलग अलग समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चंद्र चक्र और सौर चक्र दोनों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये कहीं ज़्यादा सटीक है और हमारे जीवन के ज़्यादा पहलुओं का ध्यान रखता है। संस्कृत में इसे पंचांगम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में पंचांग ऐसा हिंदी बोलने वाले लोग उसे कहते हैं। इसे पंचांग कहते हैं, जिसका मतलब 5 अंगों वाला कैलेंडर। कैलेंडर के 5 अंग। पहले अंग को तिथि कहा जाता है, जो कि चंद्र दिवस है। दूसरा अंग वार है या सप्ताह का दिन, जो सूर्य और चंद्रमा जैसे 7 खगोलीय प्रभाव से जुड़ा है। और तीसरा अंग नक्षत्र है। यह 27 नक्षत्र समूहों के बीच चंद्रमा की स्थिति है। और चौथा अंग योग है, यानी सूर्य की गति, और यह कैलेंडर का जटिल पहलू है। ग्रह के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की गति। और करण, 5वां अंग करण है, विशेष शुभ समय, जब कोई व्यक्ति खास समय पर अपने जीवन में कई कर्म कर सकता है ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सकें, या खुद को सबसे प्रभावी और हर काम के लिए पूरी तरह सक्षम तथा तैयार बना सकें। तटीय राज्यों में महीना आमतौर पर अमावस्या या नए चंद्रमा के दिन से शुरू होता है। उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में वे महीने की शुरुआत पूर्णिमा या पूरे चांद के दिन से करते हैं। दुर्भाग्य से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस सब पर रोक लगा दी और ग्रेगोरियन कैलेंडर ले आए, तथाकथित आधुनिक कैलेंडर, जो सिर्फ एक नंबर सिस्टम है। मैं इसे नंबर सिस्टम कहता हूं क्योंकि सब कुछ तय है, जिसमें ऐसे लोगों के लिए गिनना आसान होता है जिनके पास कोई गणितीय क्षमता नहीं। लेकिन कैलेंडर का संबंध उस खगोलीय गति से होना चाहिए जो इस ग्रह से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत मामूली रूप में मौजूद है। और ये आपको इस बात का बोध नहीं कराता कि जिस सिस्टम में हम अस्तित्व में हैं उसमें आज क्या घटित हो रहा है। इसमें पूर्णिमा का या अमावस्या का कोई जिक्र नहीं, जिनका मानव शरीर और मन दोनों पर गहरा असर पड़ता है, और हमारे आसपास होने वाली कई अन्य घटनाओं पर भी, जिनमें समुद्री ज्वार भाटा भी शामिल है। और उन्होंने रविवार को छुट्टी का दिन तय कर दिया,
जिसका आपके जीवन से असल में कोई लेना देना नहीं है। इस संस्कृति में मासिक छुट्टियां कुछ इस तरह थीं। हर पूर्णिमा का मतलब 3 दिन की छुट्टी, एक दिन पहले पूर्णिमा और अगला दिन। अमावस्या का मतलब था 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे सिस्टम से सीधा संबंध है, ग्रह से संबंध है और उस प्रोसेस से भी जिससे हमारा जन्म हुआ है। आज हम यहाँ शारीरिक रूप से मौजूद हैं क्योंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा के चक्रों से तालमेल में थे, वरना हम पैदा नहीं होते। तो इस कैलेंडर में हमने वसंत विषुव को एक अहम बिंदु के रूप में तय किया, क्योंकि ये वसंत से गर्मियों में जाने का समय है। ये ऐसा समय है जब ग्रह को मिलने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में अहम बदलाव होते हैं। इस धरती पर सारा जीवन सौर ऊर्जा से चल रहा है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रह पर मौजूद सभी जीवन गर्मियों के समय इन चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए उसके बाद आने वाली पहली पूर्णिमा या अमावस्या के समय ही आमतौर पर नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए दक्षिण में उगादी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी और देश के अलग अलग हिस्सों में कई अन्य त्योहार इस दिन के अवसर पर मनाए जाते हैं, जो वसंत विषुव के बाद आने वाली पहली अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होते हैं। अब प्रीसेशन पर वापस आते हैं। आप जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए अगर ये ग्रह जो थोड़ा इस तरह झुका हुआ है और इस तरह घूम रहा है और साथ में ऐसे बढ़ रहा है, इस गति का एक असर होता है। पृथ्वी का एक्सेस प्रीसेशन में आ जाता है। ग्रह का एक्सेस एक एंगल पर झुका हुआ है, इसलिए प्रीसेशन होता है। या कहें कि ये इस तरह घूमता है। एक चक्कर पूरा होने में खास समय लगता है, लेकिन ये प्रीसेशन कैलेंडर बनाने की पूरी गणना को एक बहुत ही जटिल मामला बना देता है। इसे हिंदू कैलेंडर या लूनी सोलर कैलेंडर में ध्यान रखा गया है। अगर एक्सेस इस तरह बाहर निकला होता तो धरती इस दिशा में जाएगी। तो ऐतिहासिक रूप से जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे मेष कहा जाता है संस्कृत भाषा में या संस्कृतम में, यही समय विषुव या इक्विनॉक्स होना चाहिए था। कई साल पहले यही विषुव था। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में ऐसा होता था, लेकिन आज ये लगभग 24 दिन आगे पीछे है। प्रीसेशन और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती ज्यामिति से ऐसा हुआ है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसमें बदलाव होता रहता है। असल में अगर आप आज वसंत विषुव पर सूर्यास्त के बाद आसमान में देखें, तो आप असल में आसमान का वो हिस्सा देख रहे हैं जो 1000 साल पहले दिखाई नहीं देता था, और वो लोग टेलीस्कोप के बिना भी ये सब जानते थे। विषुव के समय के आसपास ग्रह का चुंबकीय आवरण, जो हमें सूरज से निकलने वाले हाई एनर्जी प्लाज्मा से बचाता है, जैसे कि सौर ज्वालाएं और सौर तूफान, ये सुरक्षा कवच विषुव के समय कमजोर होता है, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक खास सीध में यानी अलाइंड हो जाता है। खास तौर पर 23 से 3 डिग्री लैटिट्यूड पर सबसे ज्यादा असर होता है। भारत आंशिक रूप से इसमें आता है। यूरोप, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से इस लैटिट्यूड में हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ी से गुजरता है, यानी सूरज के प्लाज्मा या सौर ऊर्जा से प्रभावित होता है। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यही वो पट्टी है 23 से 33 डिग्री के बीच, जहां इस ग्रह पर सबसे ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि सूरज की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और सौर ऊर्जा हम सभी के लिए और इस ग्रह पर सभी जीवन के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस पट्टी में रहने वाली आबादी फलती फूलती रही, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर के बिना और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा इसी लैटिट्यूड क्षेत्र में मिलती है। दक्षिण भारत, जो मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक है, जहां वायुमंडल में काफी ऊपर तेज इलेक्ट्रिकल करंट की एक पट्टी होती है, विषुव के दौरान अगर ये मैग्नेटिक फील्ड
अशांत हो जाए तो ये करंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है। खैर, आप इस चार्ज को एक डिस्टर्बेंस मान सकते हैं या एक सशक्तिकरण। मैं विषुव को नमन करता हूं क्योंकि मैं विषुव से ही बना हूं। मेरा जीवन, अगर मैं इसे अपना जीवन कहूं, क्योंकि वो सब जो मैं पहले था 1982 के शरद विषुव से पहले, मैं जो कुछ भी था वो मैं उस दिन गायब हो गया। मैं विषुव की संतान हूं। इसके महत्व पर मैं और क्या कह सकता हूं। मेरे लिए सब कुछ विषुव के इर्द गिर्द ही है। आपको यह समझना चाहिए कि आपके शरीर का हर बड़ा काम असल में एक इलेक्ट्रिकल करंट या एक इलेक्ट्रिकल चार्ज से चलता है। आपके दिल की धड़कन से आपके दिमाग में विचार के आने तक ये सब चार्ज आयनों की गति से नियंत्रित होता है। आयन्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो आपकी कोशिकाओं से गुजरते हैं। आयन वे अणु हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इसलिए वे हमारे आसपास की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड से प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर के नीचे हैं या इस दायरे में हैं जहां कुछ मौसमों में आप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो आपका दिमाग बेहतर चल सकता है, आपका दिल बेहतर धड़क सकता है और आपके अंदर की हर चीज बेहतर हो सकती है। सबसे बढ़कर अगर कोई सच में ग्रहणशील हो तो ये इंसान को सशक्त बनाता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल के विद्युत क्षेत्र में इतनी तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं तो आपका शरीर सूक्ष्म एंटीना की तरह काम करता है जो हमारे अस्तित्व के क्षेत्र में होने वाले इन बदलावों और चार्ज को ग्रहण करता है। अगर हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं है तो पर्यावरण के ये उतार चढ़ाव चार्ज आयनों को समय से पहले आपके न्यूरॉन्स में लीक होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दिमाग बहुत उत्तेजित हो सकता है। लोग इसे माइग्रेन, ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ेपन और अजीब महसूस करने के तौर पर अनुभव करते हैं। या अगर आप इसे सही तरह से ग्रहण करें तो आप बहुत सशक्त भी बन सकते हैं। योग प्रणाली ज्यामिति का सिस्टम है। अपनी ज्यामिति को सृष्टि की बड़ी ज्यामिति की सीध में लाने का तरीका। अगर ऐसा होता है तो प्लाज्मा की प्राकृतिक घटनाएं, सौर प्लाज्मा और हमारे आसपास के इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये सब जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप जानते हैं, लोग हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं कि आज उनका मूड ठीक नहीं है। नहीं, अपने पागलपन के लिए ग्रह को बहाना बनाना बंद कीजिए। मुझे पता है कि ल्यूनेसी शब्द लूना से आया है। लोग चंद्रमा को दोष देते हैं कि वो खूबसूरत चंद्रमा आपके पागलपन का कारण है। ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक सशक्तिकरण है। अगर आप किसी सशक्त करने वाली शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते तो खैर आप अस्थिर हो सकते हैं, संतुलन बिगड़ सकता है, कई तरीके से आपकी जान भी जा सकती है। हाँ, हो सकता है कि आयनों के लीक के कारण आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो, लेकिन इसे सही तरीके से ग्रहण करना और इस सृष्टि में रहने के लिए खुद को तैयार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। न कि सृष्टि को अपने हिसाब से सुधारना जैसा आप सोचते हैं। नहीं, खुद को इस सृष्टि में जीने के लिए उपयुक्त बनाइए। सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कभी इन चीजों की चिंता नहीं करता। मुझे परवाह नहीं है कि सूर्य या चंद्रमा कहाँ है। मैं खुद को इस तरह रखता हूं कि मैं तय करता हूं कि मेरे अंदर क्या होगा। यह हर इंसान के लिए संभव है कि आप इन प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं या कुम्हार के चाक की तरह चलने वाले सौरमंडल की सवारी कर सकते हैं। यही वजह है कि इस ग्रह पर केवल आपको ही बीइंग कहा जाता है। इसका मतलब आपके पास चुनाव है कि कैसा होना है। आप कोई मामूली जीव नहीं है, आप एक इंसान हैं। इसका मतलब जैसे भी प्रभाव आए आप जानते हैं कि कैसे रहना है, तभी हम आपको इंसान कह सकते हैं। वरना इस ग्रह के हर दूसरे जीव की तरह हैं। सभी इन चीजों से प्रभावित होते हैं, लेकिन एक इंसान अपना अनुभव को खुद तय कर सकता है। अगर आपने साधना की मदद से सिस्टम को तैयार किया है तो यही डिस्टर्बेंस उड़ान भरने के लिए रनवे बन सकते हैं। ये एक हैंग ग्लाइडर या ग्लाइडर की तरह है।
जो हवा के विपरीत सबसे अच्छी उड़ान भरता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि इस ग्लाइडर को कैसे संभालें, जो बस एक ज्यामितीय आकार है, तो आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि क्या करना है, तो आप उड़ सकते हैं। खैर, उड़ने का जुनून मुझे तब लगा था जब मैं सिर्फ 12 साल का था। जब मैं 17 साल का था, साधारण डिज़ाइन बनाने की कई कोशिशों के बाद मैंने उस समय की पॉपुलर मैकेनिक्स मैगजीन में बताए एक मॉडल को देखकर अपना एक हैंग ग्लाइडर बनाया। हमारे पास आज की तरह आधुनिक सामान नहीं था, इसलिए हमने पुराना पैराशूट सिल्क और बांस खरीदे, तमाम तरह के जुगाड़ करके एक बड़ा ढांचा तैयार किया और हमें विश्वास था कि यह उड़ेगा। लेकिन जब वाकई उड़ने की बारी आई, पहाड़ी की ढलान पर दौड़कर उड़ना था, तो मेरा कोई दोस्त आगे नहीं आया। वे सब समझदार थे, सिर्फ मैं ही इतना जुनूनी था, या कहें इतना मूर्ख था कि उस चीज से उड़ने की कोशिश कर बैठा जो असल में उड़ने के लिए बनी ही नहीं थी। और मैं उस जुगाड़ पर सवार होकर उड़ गया। मैं लगभग 22 सेकंड तक हवा में था, जैसा उन्होंने मुझे बताया। फिर वो पूरा ढांचा मुड़ गया और मैं नीचे आ गिरा। ये टेनेसी की चिकनी ढलानदार पहाड़ियां नहीं थीं, ये दक्षिण भारत है जहां पहाड़ियां उबड़ खाबड़ हैं, पत्थरों, कांटों और हर चीज से भरी हुई। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दोनों टखने टूट गए और इसमें मुझे एक सही हैंग ग्लाइडर हासिल करने और उड़ने में और 5 साल लगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास जो शरीर और मन नाम की चीजें हैं, वे चमत्कार है, दोनों ही। लेकिन उन्हें ऊंची उड़ान देने के लिए आपको उन्हें सही तरीके से संभालना होगा, वरना हर प्राकृतिक शक्ति जो हमें बनाती है, हमें लगता है कि वो हमारे खिलाफ हैं। उन्हें डिस्टर्बेंस कहा जाता है, उन्हें नेगेटिव शक्तियां कहा जाता है। नहीं, ये सहशक्ति करने वाली ताकतें हैं। अगर आप सही हालत में हैं, आज भी सभी हवाई जहाज हवा के विपरीत उड़ान भरते हैं, हवा के साथ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए। अगली बार जब फ्लाइट पर जाएं, तो कृपया विंडसॉक को देखें। हवा आपके खिलाफ है, तभी सबसे अच्छी उड़ान होती है। तो डिस्टर्बेंस केवल तभी बाधा है जब आपने खुद को तैयार ना किया हो। अगर आपने खुद पर जरूरी काम किया है, तो ये अगले लेवल पर जाने का एक मौका है। ब्रह्मांड की जो ज्यामिति एक व्यक्ति में पागलपन का कारण बनती है, दूसरे में विकास की शुरुआत कर सकती है। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर है कि आपने अपने सिस्टम को कैसे तैयार किया है। विषुव के दौरान ध्यान रखने वाली एक सरल बात यह है कि अपने बालों को गीला रखें, विशेष रूप से संध्याओं के दौरान, यानी दिन में 4 बार जब संक्रमण काल होता है, सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात। आधी रात की संध्या शायद बहुत से लोगों के लिए उपयोगी ना हो। अगर आप बालों को गीला नहीं रख पा रहे हैं, या समय और यहां रहने के साथ आपकी हेयर लाइन पीछे चली गई है, तो कम से कम सिर के ऊपरी हिस्से को गीला रखना चाहिए। आप ऐसा अमावस्या और पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, यानी न्यू मून डे और पूरे चांद के दिनों में। लेकिन विषुव से संक्रांति तक का यह समय अहम है, क्योंकि यही वो समय है जब सूरज का प्रभाव चरम पर होता है। इसलिए ऐसी कई सरल चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि इन शक्तियों की मदद से आप अपना जीवन बेहतर बना सकें। बहुत सरल शब्दों में कहें तो दक्षिण भारत में मान लीजिए सिर्फ 2 दशक पहले, 20 या 30 साल पहले, अगर आप उन लोगों को देखते जो बाहर काम करते थे, खासकर किसान और मजदूर जो बाहर धूप में काम करते थे, इस अवधि के दौरान चैत्र के महीने में आने वाली पूर्णिमा, जिसे तमिल में चित्रे पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन से लेकर गर्मियों की संक्रांति तक कोई भी किसान खेत में जाने से पहले या कोई भी तमिल व्यक्ति बाहर जाने से पहले अपने सिर के ऊपर अरंडी का तेल लगाता था, जो कि एक बहुत गाढ़ा तेल होता है।
क्योंकि तेल पूरे दिन आपका सिर गीला रखने का एक तरीका है। अगर आप पानी डालें तो 10 मिनट में सूख जाएगा, इसलिए वे बाहर जाने से पहले तेल लगाते थे। ये आम बात थी। किसान हमेशा अपने सिर पर अरंडी का तेल लगाते थे। ये दक्षिणी कर्नाटक में भी बहुत प्रचलित है, जिसे मैंने अपने खेतों में देखा है। मजदूर कभी भी अपने सिर पर तेल लगाए बिना खेत में नहीं आते थे। यही कारण है कि इस संस्कृति में त्योहारों को इस तरह से तय किया गया है। सभी भारतीय त्योहार कैलेंडर आधारित हैं, विश्वास आधारित नहीं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर उन्होंने देखा कि उस दिन क्या हो रहा है और ऐसे प्रोसेस बनाए जिससे लोग इस तरह शामिल हों कि वे कुछ शक्तियों से प्रभावित होने के बजाय उनसे फायदा ले सकें। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जैसी सहन शक्ति नहीं होती है। जब तक वे सही चीजें नहीं करते, वे प्रभावित हो सकते हैं। जहां से कोई एक आसानी से गुजरता है, दूसरा वहां टूट सकता है। इसलिए कई सरल चीजें बताई गई थी। उदाहरण के लिए, मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन एक बुनियादी पहलू है, क्योंकि आप जो खाते हैं वो उतना ही जरूरी है जितना कि आप कैसे सांस लेते हैं। खैर, अगर आप दक्षिण भारत से हैं तो साल के इस समय के पारंपरिक भोजन को आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी चारू, तमिलनाडु में पलाया साधम और कर्नाटक में कोलू कहते हैं। ये चीजें शीतलक हैं। ये सिस्टम को ठंडा करती हैं और B12 से भरपूर होती हैं। इन भोजन का ठंडा करने वाला पहलू और उनका B12 रिच होना बहुत जरूरी है। जब सूरज की किरणें तीव्रता के खास स्तर पर हों, इन बातों को बहुत पहले समझ लिया गया था और हाल के समय तक बहुत उत्साह से इनका पालन होता था। लेकिन आज आप न्यूजीलैंड से आए फल और इटली का पास्ता खाना चाहते हैं, जो 3 महीने पहले पकाया था। मुझे इन चीजों या जगहों से कोई परेशानी नहीं है। चुनने की आजादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वो चुनना सीखना चाहिए जो कल्याण लाए। अगर आप कभी कभी दूसरे देशों या क्षेत्रों के भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका यह समझना जरूरी है कि आप जो खाते हैं वो आपके कल्याण के लिए एक बुनियादी साधन है। तो हिंदू कैलेंडर में साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। दिसंबर में शीतकालीन संक्रांति से जून में ग्रीष्मकालीन संक्रांति तक की अवधि को उत्तरायण कहते हैं, सूर्य का उत्तरी मार्ग। आसमान में देखने पर सूरज हर बीतते दिन के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है। हर दिन आप सूर्य को थोड़ा और उत्तर की ओर उगते देखेंगे। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संक्रांति के बीच की अवधि को दक्षिणायन कहा जाता है। यह दक्षिणी मार्ग है, यानी जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है। योग परंपरा में उत्तरायण को फसल काटने का समय माना जाता है, कृषि के लिए भी और आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में भी। इसे कैवल्यपात कहा जाता है। दक्षिणायन को खुद पर काम करने का समय माना जाता है। इसे साधनापात कहते हैं। आध्यात्मिक पहलुओं के अलावा इसके कई स्वास्थ्य पहलू भी हैं। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपकी ग्रंथियों का काम और आपका इम्यून सिस्टम, ये सभी साल के अलग अलग समय पर अलग तरह से काम करते हैं। खैर, यह देखा गया है, कई अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है कि उत्तरायण के समय में बहुत अधिक न्यूरोनल विकास और दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच संबंध बेहतर होंगे। दक्षिणायन में सिस्टम दिमाग की सफाई या शुद्धिकरण की ओर मुड़ जाती है, एक तरह की सफाई का काम। यह असर उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे लंबे समय तक अधिकतम आबादी आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में रही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने त्योहारों के माध्यम से कई प्रक्रियाएं बनाई ताकि आप इन प्राकृतिक तंत्रों का लाभ उठा सकें। आइए मार्गली के बारे में जानते हैं। मार्गली का तमिल महीना दक्षिणायन के अंत में 16 दिसंबर से शुरू होता है। मार्गली स्थिरता और संतुलन लाने का समय है। इसके लिए आप कई अभ्यास कर सकते हैं। हमने आपसे कहा है कि आपको सूर्योदय से पहले ठंडे पानी में डुबकी लगानी चाहिए, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में। जब आप ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं तो रक्त वाहिकाएं
विशेष रूप से आपकी त्वचा के ठीक नीचे पूरे शरीर में सिकुड़ जाएंगी या बहुत संकरी हो जाएंगी। इससे सिस्टम में गर्मी को बाहर जाने दिए बिना ऊर्जा का संरक्षण होता है। यह सिकुड़ना और फिर फैलना जो गतिविधि के साथ अपने आप होता है। रक्तवाहिकाएं ज्यादा लचीली बनती हैं, जो स्वस्थ ब्लड प्रेशर बनाए रखने और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक दिन ठंडे पानी में डुबकी से सिर्फ शरीर को झटका लगेगा, इससे कोई स्थायी शारीरिक बदलाव नहीं आएगा। यही कारण है कि हम आपसे इसे पूरे 1 मंडल तक करने को कहते हैं, यानी 40 से 48 दिन। अगर आप पूरे 1 मंडल के लिए यह प्रक्रिया करते हैं तो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और बेहतर हो सकता है। इस तरह के कई पहलू हैं। मैं सभी स्वास्थ्य पहलुओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो खुद जीवन की घटना के बारे में है, न कि सिर्फ सेहत के बारे में। शायद ज्यादातर लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ ही सबसे ज्यादा स्पष्ट चीज है, लेकिन बुनियादी बात केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर और मन हमारे जीवन में बाधा न बने। उन्हें आपके तत्काल और अंतिम कल्याण के लिए सीढ़ी बनना चाहिए। उसके एक हिस्से के रूप में हम स्वास्थ्य, भावनाओं में उत्साह और तेज दिमाग चाहते हैं, लेकिन यह अपने आप में अंत नहीं है। आपको इनका उपयोग इंसान होने के ज्यादा गहरे पहलू तलाशने के आधार के तौर पर करना चाहिए। मानव जीवन सर्वाइवल तक सीमित नहीं है। सर्वाइवल की व्यवस्था के साथ सिर्फ मानव जीवन की शुरुआत होती है। सबसे बढ़कर अगर आप एक इंसान हैं तो सितारों और ग्रहों से अपने जीवन का अनुभव तय करने की जरूरत नहीं है। आपको और केवल आपको ही अपने आंतरिक अनुभव को तय करना चाहिए। तो चंद्रमा, सूर्य, कैलेंडर, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके लिए जुनूनी मत बनिए। कन्नड़ रहस्यवादी देवर दासिमैया की एक शानदार कविता है। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो बस उनकी कविताएं देखें, वे अद्भुत हैं। मैं उनकी कविता का सिर्फ एक छंद पढ़ता हूं। अच्च शिव भक्तंगे होत्तारे अमावास्ये मट्ट मध्याह्न संक्रांति ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾನ ಪೌರ್ಣಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ ಕಾಣ रामनाथम। इसका मतलब है उसके लिए जो पूरी तरह से शिव के साथ है, उसके लिए न कोई भोर है, न कोई अमावस्या है, न कोई दोपहर है, न कोई विषु, न सूर्यास्त, न ही कोई पूर्णिमा है। उसका प्रांगण ही असली वाराणसी है। हे रामनाथ, तो एक योगी के लिए जो काल के साथ मिलन की स्थिति में है, समय और स्थान, इस सृष्टि के बुनियादी तत्व जिन्हें हम शिव कहते हैं, वो इन ब्रह्मांडीय गतियों के प्रभाव से परे है। चंद्रमा पूरा है या नहीं, सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है या दक्षिण की ओर, उसका आंतरिक अनुभव इन खगोलीय गतियों से तय नहीं होता, क्योंकि मानव चेतना सृष्टि के इन सभी प्रकट भौतिक रूपों से कहीं परे है, जो अलग अलग दिशा में बढ़ते रहते हैं। यही योग का लक्ष्य है, आपको अपने जीवन के अनुभव का इंचार्ज बनाना, ताकि ये भौतिक सृष्टि के चक्रों से तय न हो। लेकिन जब तक आप मुक्ति की उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप समय और स्थान के चक्रों से परे नहीं चले जाते, आपको चक्रों की सवारी करना सीखना होगा। चक्रों की सवारी करने के लिए आपको सही कैलेंडर की जरूरत है। इसलिए कृपया पंचांग का उपयोग करना सीखें, ताकि अपने लिए एक अद्भुत जीवन बनाकर उसे इंजीनियर कर सकें। हमारे चारों ओर की सृष्टि की इस भव्य, परिष्कृत और जटिल प्रकृति की सराहना करना सीखें, लेकिन सबसे बढ़कर मानव चेतना की इस बेहद शानदार प्रकृति को तलाशें। तो 360 पर हम दोबारा मिलेंगे।